नमस्कार, स्वागत है आपका चौपाल डायरी में। और जो माहौल है, चुनाव का माहौल है, बिहार विधानसभा चुनाव अपने पूरे चरम पर है। और इस बार का जो चुनाव है वो अभी तक के सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे दिलचस्प चुनावों में से एक कहा जा सकता है। कई लोगों से हमारी चर्चाएं हुई हैं, उनका कहना है कि अभी इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसका रंग अलग है, उसका ढंग बड़ा अजूबा है। नामांकन की तारीख 5 दिन बीत चुकी है। 10 तारीख से पहले फेज का नामांकन शुरू हो चुका है, पर्चा भरने का। और लोगों की जो बड़ी पार्टियां हैं उनकी जो छोटी पार्टियों से माथापिच्ची जो है वो अभी भी चल रही है। बड़ी पार्टी अभी भी जो इनकी छोटी पार्टियां हैं, सहयोगी पार्टियां हैं, उनके साथ माथापिच्ची सुलझ नहीं पाई है। इन सभी चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुनील जी मौजूद हैं और गौरव जी भी हैं। तो सबसे पहले आज एनडीए को लेकर के बात करें तो एनडीए की तरफ से जेडीयू ने भी अपने कुछ प्रत्याशियों के नाम खोल दिए। वहीं बीजेपी ने भी आज दूसरी लिस्ट जारी की। इसके साथ भी एलजेपी और हम और ने भी अपनी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। तो एनडीए में धीरे धीरे परत खुलती दिखाई दे रही है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि सबसे ज़्यादा माथापिच्ची एनडीए में है, लेकिन अब दूसरी तरफ महागठबंधन को देखें तो वहाँ सीट शेयरिंग को लेकर के और भी ज़्यादा पेच उलझता जा रहा है। सिर्फ माले को छोड़ दें तो अभी तक किसी ने इस सीट शेयरिंग को लेकर के उस पर अपने प्रत्याशी उतारे नहीं। हालांकि सिंबल दिया गया है कुछ लोगों को, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो कहाँ फंसा है पेच? कैसा लग रहा है सुनील जी, कहाँ लग रहा है कि ये महागठबंधन अभी भी अपने में उलझी हुई है? सही बात बोले कि अगर महागठबंधन की बात करें तो ऑफिशियली एक सिर्फ सीपीआई पार्टी ने ही जो है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बाकी अभी आरजेडी को देख सकते हैं, कांग्रेस को देख सकते हैं, वीआईपी को देख सकते हैं। इन लोगों ने अभी कोई ऑफिशियली जो है लिस्ट जारी नहीं की है। हालांकि आरजेडी लगभग अभी 71 सीटों पे जो है सिंबल दे चुकी है। फंस रही है मामला, सबसे बड़ा मामला जो फंस रहा है वो है कांग्रेस और आरजेडी के बीच। इस बार जो है राहुल गांधी जो है कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। आरजेडी का है कि वो इस बार कांग्रेस को कम सीटें दे, क्योंकि पिछली बार चुनाव 2020 चुनाव में जो हुई थी उसमें लगभग 70 सीटें जो है कांग्रेस को मिली हुई थी और 19 सीट पर ही जीत प्राप्त की थी। तो ये एक बहुत बड़ा फासला जो हो गया था। इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि महागठबंधन सरकार नहीं बना पाई। 110 के आंकड़ा पे रह गई थी। महज कुछ ही 10-12 सीट जो 122 का जो आंकड़ा होता है, जादुई आंकड़ा होता है, उससे वो दूर रह गई थी। तो आरजेडी को लगता है कि अगर कोई वजह थी सरकार में हम नहीं आए तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस को हमने इतनी ज़्यादा सीटें दी और ये जो खाई है वो कांग्रेस भर नहीं पाई। वो इस बार वो गलती नहीं करना चाहती है। कांग्रेस हालांकि कई अलग अलग विश्लेषक बात कर रहे हैं कि 65 सीट की मांग कर रहे हैं, 60 सीट की मांग कर रहे हैं, उससे कम वो नहीं मान रही है। और आरजेडी जो है लगभग 58-55 सीट देने के लिए तैयार है। उससे एक सीट भी बढ़ने की वो फैसला नहीं कर रही है। इसी बात को लेकर दोनों में कई बार दिल्ली, पटना में मीटिंग हो चुकी है। राहुल गांधी के साथ बैठक हो चुकी है। कई नेताएं दिल्ली जा रहे हैं, फिर पटना आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है पेच उनका सुलझा नहीं है। हालांकि आरजेडी ने कई सीटों पे जो है अपने सिंबल दे दिए हैं, लेकिन अभी कांग्रेस का भी देखें तो कांग्रेस ने किसी को सिंबल भी नहीं दिया है। तो इस पूरे मामले में अगर देखें तो बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस है और सबसे पीछे है। और इसमें दूसरी तरफ आप आते हैं, अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, आप लोगों को शायद पटना एयरपोर्ट पे जो है पप्पू यादव के गुट और जो है कांग्रेस के शकील अहमद, राजेश राम के गुट में जो है झड़प हो गया। इसमें कई आरोप भी लगे हैं कि पैसों का लेन देन लेकर सीटों का बंटवारा किया गया है। तो इस तरह के भी मामले जो अभी फंसे हुए हैं। अब वही बात करें वीआईपी की, तो वीआईपी डिप्टी मुकेश सहनी जो है पहले ही कह चुके हैं कि डिप्टी सीएम से कम में वो मानेंगे नहीं। इसके अलावा वो 30 सीट की मांग कर रहे हैं। 18 सीट अभी तक जहां जानकारी है कि 18 सीट 60 से उन्होंने शुरुआत की थी। हाँ, 60 सीट मांगने। सही बात कही आपने, 60 सीट से उन्होंने शुरुआत की थी, प्लस में डिप्टी सीएम भी। मतलब वो महागठबंधन में दूसरे नंबर के नेता मान रहे हैं, कांग्रेस को इग्नोर कर रहे हैं, खुद को अपने आप को थोड़ा सा बड़ा मान रहे हैं। तो
ये चीज़ें ना कांग्रेस पचा पा रही है और ना आरजेडी पचा पा रही है। कांग्रेस ने अभी तक उनको 8 सीटें अपने तरफ से जो है ऑफर की हुई है और आरजेडी जो है 10 सीटें, मतलब 18 पे मामला जो है उनको लाना चाह रही है। अब देखते हैं कि कब तक ये दोनों पार्टियां जो है एक साथ बैठकर जैसे सीटों का ऐलान करेगी। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब लास्ट डेट भी है, 2 दिन में शायद खत्म हो जाएगा। पहला चरण का जो नॉमिनेशन का है वो 18 तक है, 17 या 18 तक है। तो 15 लगभग खत्म हो ही गया। 2 दिन बचा हुआ है कि 2 दिन में क्या होता है, किन किन सीटों पे जो है मामला सुलझता है, ये देखने वाली बात होगी। अब अगर बात करें मुकेश सहनी की, हमारी अभी बात हुई। दूसरी बात, एक बड़ी बात होती है कि कांग्रेस इस बार जो सीटें मांग रही है वो बड़ी दिलचस्प बात है। कांग्रेस की बात करें, पिछली बार 70 सीटें थी, 19 सीट जीत पाई थी। अब कांग्रेस का ये कहना है कि पिछली बार जो उनको सीटें दी गई वो ऐसी, उसमें 45-70 में से 45 ऐसी सीटें थी जो जदयू की का गढ़ माना जाता था, और जो उसकी हार की बड़ी वजह बनी। अब इस बार का ये उनका ये है कि वो मुस्लिम यादव समीकरण को ज्यादा भुनाना अब कांग्रेस चाह रही है। अच्छा, तो सबसे पहले तो मेरा अभिवादन स्वीकार करें हमारे दर्शकों, और हम इस पे बातें ऐसे रखेंगे क्योंकि आप अभी के प्रकरण जो चल रही थी इसी प्रकरण पे हम बात करेंगे, दूर की बातें पे नहीं करेंगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्रचार प्रसार करने के बाद राहुल जी चले गए विदेश के दौरा पे, गायब हो गए कुछ दिन के लिए। और गायब होने के बाद जब आए हैं, दिल्ली आए हैं, तो जो गहमा गहमी चल रही थी, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी गए थे दिल्ली मिलने के लिए भी गए। और इसमें एक बीच में प्रकरण आ गई आपका लैंड फॉर जॉब और जो IRCTC वाला जो प्रकरण चल रही थी, ये जब इसमें कॉन्फ्लिक्ट पाए गए, कोर्ट ने इनको दोषी पाया, तब देखिए कि कांग्रेस का रुख बदल गया और वहाँ पे मिलने से इनकार कर दिए। इंतज़ार करते रह गए तेजस्वी जी हमारे, और सहनी जी भी गए थे वहाँ पे मिलने के लिए, लेकिन कहे थे कि वहाँ से मीडिया में उनकी बात हुई थी और बोले थे कि हम डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं। और फिर आने के बाद उन्होंने जवाब दिया कि दवाई तो मिल गई है, अब देखिए क्या होता है। और मेरे अंदाज से जैसे पहले तो वो इंडिया के घटक दल में रहे हैं सहनी जी, और सहनी जी अपने आप को ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगे थे, काहे कि देख रहे होंगे कुछ पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत कई बार साथ दिखे थे तेजस्वी के साथ हेलीकॉप्टर में। इसी बात पे आ रहे थे, क्योंकि यही एक मूल कारण था हमारा कि आप देख रहे होंगे कभी मछली चावल खा लिए, हेलीकॉप्टर से घूम लिए, तो तेजस्वी जी उनको थोड़ा सा कद दे दिए, तो लगा कि हम ही तो सन ऑफ मलाह हैं, सन ऑफ मलाह के उपाधि से अपने आप को तोड़ने लगे थे। लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत अगर ग्राउंड पे आप जाइएगा तो देखिए कि मलाह का बहुत सारे कदावर नेता आपको बीजेपी से मिलेंगे। ये आप इनके कहले बिहार में, और बगल हमारा क्योंकि राज्य यूपी से सटा हुआ है, तो वहाँ भी आप देखिएगा मलाह का जो नेता हैं बीजेपी से हैं। देखिए, जो माधव जी ने सबसे एक पूछा था उन्होंने कि सीटों को जो आंकड़ा था और लंबी जो खाई थी, तो अभी एक आंकड़ा है लगभग 52 सीटों पे 5000 के जो है आसपास वोटों के फासले रहे हुए हैं। मतलब हार जीत का निर्णय जो है 5000 वोटों से मात्र। 24 सीट शायद महागठबंधन के पक्ष में थी और या 20 महागठबंधन की, 24 जो है एनडीए की तरफ, 2 जो है निर्दलीय थे। तो यही फासला जो है इस बार जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जो है ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए इतना बार्गेनिंग चल रही है और कोई वजह नहीं है। मतलब तेजस्वी यादव क्लियर हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, इस बार कोई कंप्रोमाइज नहीं। इस बार एक सीटों पे जो है ना बैठ के पूरी तरह से मंथन जो है किया जा रहा है। वो कांग्रेस की तरफ से बार बार बयान दिया जा रहा है कि वो बाद में आला कमान तय करेगा। आरजेडी पहले से कॉन्फिडेंट होकर चलना चाहती है। नहीं, सीएम फेस तो हमारा पहले से तय है, चूंकि तेजस्वी एक फैक्टर है बिहार में। तेजस्वी इस बात से नकारा नहीं जा सकता, तेजस्वी एक फैक्टर है बिहार में, और आरजेडी इसको लेकर के पहले से आश्वस्त होकर चलना चाहती है कि हमारा जो फेस होगा, सीएम फेस, वो तेजस्वी होगा। लेकिन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस कह रही है कि हम सीएम फेस बाद में डिसाइड करेंगे। गौरव जी पहले बोलेंगे, फिर मैं। इस प्रकरण में हम आपको एक बात और बोलेंगे, आप थोड़ा सा पहले चलिए। चुनाव की शुरुआत हुई थी, राहुल गांधी जी का यात्रा बिहार में चल रही थी। जब यात्रा घूमने लगी और उनका ज़मीन पे प्रभुत्व बढ़ने लगा, तो आप देखे होंगे मीडिया में भी थोड़ा सा चला था कि जो गांधी मैदान में महारैली लगाया गया था उसमें कन्फ्लिक्ट आया था, और कहा गया कि भीड़ जुटाने में आनाकानी हुआ था। इस पे आप बताएं।
देखिए, दो तीन चीज़ें, कांग्रेस की जो भीड़ जुटाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो बात चल रही है कि सीएम फेस वो मान खुद में जो है आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी ही सीएम फेस जो है होंगे। आरजेडी कांग्रेस इसको मानने के लिए अभी तक जो है खुले समर्थन जो है नहीं कर रही है। दो तीन चीज़ इसमें बातें हैं कि एक तो कांग्रेस के पास विकल्प क्या है, और कांग्रेस खुद ही जो है अपने अंतर्कलह में उलझी हुई है पार्टी है। अब आप कांग्रेस की बात करें तो उसमें 3 गुट बढ़ चुका है। एक तो अखिलेश सिंह का गुट बढ़ चुका है, दूसरा राजेश राम का गुट बढ़ चुका है, तीसरा पप्पू यादव को लेकर पूरी तरह से जो है कांग्रेस असमंजस पे है। कभी पप्पू यादव के मंच पे बुलाया जाता है, कभी पप्पू यादव को मंच पे नहीं बुलाया जाता है। तो ये बड़ा मतलब कुछ दिन पहले मीडिया में भी इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि पप्पू यादव को लेकर हो क्या रहा है। पप्पू यादव लगातार कांग्रेस में बड़े नेता बनने और पार्टी पद लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आरजेडी का इंटरफेयर है। और ये बात भी आरजेडी नहीं पचाना चाहती है कि कांग्रेस को उतना जो है भाव नहीं देना चाहती है। कांग्रेस आरजेडी जान रही है कि कांग्रेस को अगर हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो आज नहीं कल पप्पू यादव जो है गद्दी पर बैठेंगे, मतलब प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं या बड़ी जिम्मेदारी उनको दे सकती है। राहुल गांधी भी इस चीज़ को जान रहे हैं कि बड़े नेता है, पप्पू यादव बड़े नेता है, उनका अपना एक तरीका है, उनका एक जनसंवाद का तरीका है, मीडिया में उनकी अच्छी पैठ है, उनको कवरेज अच्छी दी जाती है। और जो सीमांचल के बेल्ट में जाएंगे, मधेपुरा में चले जाएंगे, अभी पूर्णिया में देखिए वो निर्दलीय जीत कर दिखाएं। सीमांचल की ही बात मैं आपसे करना चाहता था कि यहाँ एक बहुत बड़ा तबका है, मतलब एक मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा और बड़े गद्दावर नेता यहाँ सबसे हैं। 3 आप जो बात करें तो बड़े बड़े नेता हैं, तारिक अनवर कटिहार से, किशनगंज से मोहम्मद जावेद और पूर्णिया से खुद पप्पू यादव जी। तो कांग्रेस चाह रही है जो इनका मुस्लिम वोट बैंक है, एक बड़ा सा मुस्लिम बैंक सीमांचल रीजन से आता है, कांग्रेस वहां चाह रही है अपने आप को स्थापित करना। और ये आरजेडी को ये नागवार गुजर रहा है कि वो ये सीटें पूरी तरह से कांग्रेस के झोली में डाल दे। तो कुछ जो है देखिए, सीमांचल का बेल्ट को लेकर जो है ना, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, या इस बार आप कहें कि बीजेपी भी हो, बीजेपी भी जो है वहाँ हाथ पांव मार रही है कि कैसे उसको ब्रेक करे। तो हर एक पार्टियाँ वहाँ लगी हुई है कि कैसे वहाँ अपने जनाधार को मजबूत करे। और इसमें जो है सबसे बड़ा एक फैक्टर अभी उभर के है ओवैसी को सभी लोगों ने इग्नोर किया था, लेकिन 2020 चुनाव में उन्होंने उनके उम्मीदवार जो है जीत कर आए वहाँ से। कांग्रेस के उम्मीदवार जो महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे वो वहाँ से हार गए। एनडीए तो काफ़ी प्रयास कर रही है, एनडीए अभी उसमें काफ़ी पीछे है। और हाँ, लेकिन उस समय पप्पू यादव का फैक्टर नहीं था, इस बार पप्पू यादव का फैक्टर उसमें जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को मजबूती तो मिलेगी, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस में ही नहीं बन रही है। आरजेडी भी वहाँ पैर पसारना चाहती है और कांग्रेस भी वहाँ पैर पसारना चाहती है। हालांकि आपने जो कहा कि कांग्रेस के 3 बड़े कद्दावर नेता उस क्षेत्र में हैं, कांग्रेस के लिए ये वहाँ पे जो अपनी पैर पसारना, वहाँ अपने आप को मजबूत बनाना बहुत आसान है। लेकिन आरजेडी एक भी विकल्प नहीं छोड़ना चाहती है कि कांग्रेस को उस स्टेज पे रखें। जैसे लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बने 90 के दशक में जो मुख्यमंत्री बने, और वही काल से आप देख सकते हैं कांग्रेस का पतन का बिहार में। उस समय से कांग्रेस बिहार से गायब हो गई। और इसमें बहुत सारे लोगों की अपनी राय है कि कांग्रेस अगर पिछलग्गू पार्टी है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ लालू प्रसाद यादव की है। अभी भी जो आरोप लगते रहे हैं, अभी अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष थे, कई लोग इसलिए कहते हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया क्योंकि लालू यादव से उनके अच्छे रिश्ते थे। तो कांग्रेस को कभी नहीं चाहेगी आरजेडी की वो नंबर 1 की पार्टी बने या नंबर 2 की पार्टी बने, क्योंकि जो आरजेडी की जो वोट बैंक है और कांग्रेस की जो वोट बैंक है, कहीं ना कहीं जो सीमांचल बेल्ट कहें या बिहार में कहें, वो मिलता जुलता है। मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की भी नज़र है, मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस को भी वोट देते हैं और मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी को भी वोट देते हैं। तो अपनी वोट बैंक में सेंधमारी बचाने के लिए आरजेडी हर संभव कोशिश करती है, चाहे वो अपने घटक दल के साथ हो, लेकिन उसकी पूरी जिम्मेदारी देने के लिए कभी नहीं मानती है। तो आपको लगता है जिस तरह से उन्होंने ओवैसी की बात नहीं मानी, तो क्या कांग्रेस की बात मानेंगे वो? कांग्रेस जो डिमांड कर रही है कि उनको सीमांचल रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी जाए, उन पर जिन पर वो आश्वस्त होना चाहते हैं, उनका कहना है कि अगर आप मान लीजिए हमें कम सीटें दे रहे हैं, 60 से भी कम सीटें, हालांकि डिमांड तो ज़्यादा है, लेकिन अगर इतनी कम सीटें भी दे रहे हैं तो वो एकदम उन सीटों को चाहते हैं जिस पर कि उनकी श्योरिटी ज़्यादा हो। तो क्या लगता है कि क्या इन सीटों पर आरजेडी समझौता करेगी, इन सीटों पर वो मान जाएगी? देखिए, एक भोजपुरी में बहुत अच्छी बात कही जाती है, ना खेलेम ना खेले देम। ठीक, तो वही बात है कि अगर कांग्रेस को आरजेडी बहुत इग्नोर करती है और कांग्रेस की बहुत शर्तों को नहीं मानती है, तो इससे क्या होगा? इससे एनडीए को कोई नुकसान नहीं होने वाला है।
एनडीए फिर से जो है सरकार बनाएगी, फिर से उसके सीएम चेहरा होगा। तो आपसी जो है कला और आपसी जो है ना सीटों को लेकर जो कैलकुलेशन समीकरण जो नहीं बन पा रहा है, अगर इस चीज़ को चुनाव से पहले या फिर सीटों के बंटवारे से पहले कांग्रेस और आरजेडी नहीं सुलझा पाती है, तो इसमें नुकसान किसका है? महागठबंधन का नुकसान है। अगर कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ती है 243 पे, और इधर आप देख लीजिए मुकेश सहनी के साथ आरजेडी भी चुनाव लड़ती है, तो कुछ ना कुछ वोट प्रतिशत 10% तो कम से कम खींच के लेकर जाएगी। हर सीट पे 10 से 20% जो है खींच कर लेकर जाएगी कांग्रेस। मुस्लिम वोट बैंक जो है आरजेडी से ही कटेगी। तो उसमें क्या होगा कि जो महागठबंधन है वही कमजोर होगा और सरकार से वो लोग दूर हो जाएंगे। ये बात आरजेडी भी जान रही है और इस बार वो गलती नहीं करने वाली है। 2015 के चुनाव में जो है उन लोगों ने साथ में नीतीश जी के साथ चुनाव लड़ा और उसका जो है देखा कि उन लोग कैसे सरकार में आए। 2020 के चुनाव में आते हैं और फिर वो कांग्रेस के साथ भी चुनाव लड़ते हैं। कुछ महत्व सीटों से, मतलब 10-12 सीटों से वो उनकी दूरी रह गई। तो वो जानती है कि कांग्रेस के साथ मिलकर हम लोग सरकार बना सकते हैं और इसी फैक्टर पे वो काम करना चाहती है कि मेरा जो है जिन सीटों पे पकड़ मेरी अच्छी है, जहाँ जीतता है वो सीट मेरे पास ही रहे। कांग्रेस को थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस में एक कमी बिहार में क्या है कि कोई उन्होंने बड़ा नेता बनाया ही नहीं जिनके चेहरे पर वोट। सीमांचल में जैसे आपने कहा तारिक अनवर हुए या पप्पू यादव जो अभी दूसरे दल से थे, फिर उन्होंने अपने दल को विलय किया, निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो अभी भी वो कांग्रेसी नहीं कहे जा सकते हैं। तो एक ये भी वजह है, कांग्रेस कहीं ना कहीं अकेले ना चुनाव लड़ सकती है ना सरकार में आ सकती है। अभी भी पप्पू यादव को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कांग्रेस? एकदम अभी भी अपने आप को कांग्रेसी, आपने बताया कि अभी भी कांग्रेसी नहीं कह पाते हैं अपने आप को। गौरव जी कुछ बताएंगे? तो देखिए इसमें क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर जो है कांग्रेस में एक लॉबी चलती है, तो पप्पू यादव को एक्सेप्ट करने में दिक्कत होगी उस लॉबी को। अच्छा। और खासकर अगर महागठबंधन की बातें करें तो महागठबंधन कभी नहीं चाहेगी, आरजेडी की जो है मुख्यधारा वो नहीं चाहेगी कि पप्पू यादव आगे बढ़ें। हमेशा इसका पैर खींचने का काम किए हैं। जब भी बढ़ना चाहें पप्पू यादव जनता में काफ़ी मिले जुले रहते हैं, हर मुद्दा पे बोलते हैं, मुखर होके बोलते हैं, समाज में अच्छा काम करते हैं। लेकिन उनका काम के अकॉर्डिंग ग्रोथ ना मिला हो तो उन समाज के बारे में ही बता पाएंगे और आप देखिए सकते हैं। और रहा जो मैंने बताया आपको कि सबसे बड़ा फैक्टर वही रहने वाला है। आप इसके पहले देख रहे होंगे कि कांग्रेस को जितना सीट दिया जा रहा था उस पर मोटा मोटी बात बन गई थी, लेकिन जब ये जो आपका जो केस में कन्फ्लिक्टेड पाए गए उसके बाद कांग्रेस ने अपना रुख चेंज कर दिया। ये सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है और इसी का देन अभी तक आप देखे होंगे कि अभी इतिहास में ऐसा कभी चुनाव बिहार में नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत दिलचस्प है कि इतना नज़दीक आके मतलब 2 दिन में आपका 6 तारीख का जो है कैंडिडेट का ख़त्म होने वाला है। मैं बता दूं कि मैं लगातार रोज जाता हूं सभी पार्टियों दफ्तरों के सामने, सब देख रहा हूं और वहां प्रत्याशियों के जो मैं चेहरे देखता हूं उनके बहुत ज़्यादा है। इसमें ऐसी हताशा है कि उनको लग रहा है कि इतना नज़दीक आ गया है। आज ही बताऊं कि आज एक बीजेपी के प्रत्याशी 2 मिनट लेट से पहुंचे, उनका नामांकन नहीं हो पाया। बताइए, सिर्फ 2 दिन बाकी है। आप इसमें देखिएगा, इसमें एक और होगा क्योंकि लास्ट का समय चल रहा है, तो कुछ जो निर्दलीय होते हैं जो जाएंगे भीड़ भाड़ में, उनका तो हो भी नहीं पाएगा नामांकन। जो भीड़ भाड़ चलेगा उसमें लेट हो जाएंगे। तो ये बड़ी चीज़ है कि अब 2 दिन बचे हैं नामांकन के लिए। एक चीज़ और देखिए, एनडीए का अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो हमेशा जदयू बड़ी भाई की रोल निभाई है और इस बार देख रहे हैं कि बराबर में आ गए, जुड़वा भाई बन गए बीजेपी का। और देखे कि कह रहे थे कि हमारे मांझी जी कह रहे थे कि हमको दे दीजिए 15 ग्राम। 15 ग्राम तो मिला नहीं, 6 ग्राम पे ही संतुष्ट करना पड़ा, एक और कम हो गया। कुशवाहा जी तो बेचारे बोलने के हैं उसमें नहीं। वैसे अभी कुशवाहा जी को मना लिया गया है। ये सारे अपडेट्स के साथ हम फिर से हाजिर होंगे आपके बीच में। बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प है, बने रहिए, बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी बहुत कुछ बाकी है बिहार में होने को, तो बने रहिए चौपाल डायरी के साथ। आप सभी का धन्यवाद।